हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसटी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग नागरिक शास्त्र का तीसरा मॉडल पेपर आप देखेंगे जो आपके एग्जाम टीजीटी पीजीटी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके पहले का मॉडल पेपर आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से तैयार किया गया है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। ये जो 14 नंबर क्वेश्चन है, कल मॉडल पेपर जो हम लोग सेकंड सॉल्व किए थे, मॉडल पेपर सेकंड में 14 नंबर जो है इसमें करेक्शन कर लीजिएगा। इसमें मार्क्सवाद को युग का भ्रम कहा था लॉर्ड एक्टन ने, ठीक है। हमने आंसर कार्ल पॉपर को बताया था, जो कि कार्ल पॉपर जो था ये मार्क्सवादी दर्शन का आलोचक था, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा, ये मार्क्सवादी दर्शन का, ठीक है, आलोचना किया था, ठीक है। और युग का भ्रम जो है लॉर्ड एक्टन ने किया था। तो बहुत सारे मित्रों ने कमेंट किया था, तो इसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा आंसर में, आंसर आपका ए सही हो जाएगा, लॉर्ड एक्टन, ठीक है। तीसरे मॉडल पेपर का आज पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष थे? संविधान सभा के उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। संविधान सभा के उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। भारतीय संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली स्थित कौंसिरम चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। और सभा के वरिष्ठतम सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष तथा एच.सी. मुखर्जी को, ठीक है, एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर, निम्नलिखित में से कौन से सांविधिक निकाय हैं? सांविधिक पूछा है, ठीक है। तो इसमें विश्वविद्यालय आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, ये तीनों जो हैं सांविधिक निकाय हैं, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें जो संघ लोक सेवा आयोग है ये संवैधानिक निकाय है, ठीक है, ये संवैधानिक निकाय है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, योजना आयोग का प्रतिस्थापना किससे हुआ है? प्रतिस्थापना जो है किससे हुआ है? तो ये नीति आयोग से हुआ है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है जिसका योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है और इसका निजी उद्देश्य क्षेत्र को बाधित किए बिना नीति निर्माण में निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ाते हुए प्रतिस्पर्धी संघवाद एवं सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना है। तो इसकी स्थापना जो, इसका नाम बदल करके योजना आयोग से बदल कर नीति आयोग किया गया है, तो ये 2015 में इसको नीति आयोग कर दिया गया है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई थी? भारतीय जनसंघ की स्थापना कब किया गया था? तो 21 अक्टूबर 1951 में, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय जनसंघ की स्थापना 21 अक्टूबर 1951 को दिल्ली में की गई थी। और इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके संस्थापक थे। और भारतीय जनसंघ एक पुराना राजनीतिक दल था जिससे जो है 1980 ईस्वी में भारतीय जनता पार्टी बनी थी, ठीक है। तो ये भारतीय जनसंघ जो थी यही जो है आज वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी बनी 1980 में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा था कि गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन और जन आंदोलन का रूप दिया? तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था कोपलैंड ने। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कोपलैंड ने असहयोग आंदोलन के महत्व के विषय में लिखा है कि गांधी जी ने वह काम किया जो तिलक नहीं कर सके थे। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांति आंदोलन के रूप में परिवर्तित कर दिया। इस आंदोलन ने देश को स्वतंत्रता के लक्ष्य की ओर अग्रसर किया। तो ये कोपलैंड का कथन था। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। छठवां नंबर क्वेश्चन है, लोकप्रिय संप्रभुता का समर्थन किसने किया था? तो लोकप्रिय संप्रभुता का समर्थन जो किया था रूसो ने किया था, ठीक है। और लोकप्रिय संप्रभुता का प्रतिपादक रूसो ही माना जाता है, ठीक है। आधुनिक प्रजातंत्र लोकप्रिय संप्रभुता की धारणा पर आधारित है जिसका तात्पर्य है कि सभी प्राधिकारों का स्रोत जनता है।
इसके लिए प्रतिपादन का श्रेय रूसो को जाता है। रूसो के अनुसार राज्य में जनता की इच्छा संप्रभु है, जिसे रूसो ने सामान्य इच्छा का नाम दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने द्विदलीय प्रणाली की कटु आलोचना की थी? तो द्विदलीय प्रणाली की कटु आलोचना जो किया था रैमजे म्योर। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इनकी एक पुस्तक थी हाउ ब्रिटेन इज गवर्नमेंटेड, और इसी में इन्होंने द्विदलीय प्रणाली की कटु आलोचना की थी। जबकि ये जो लास्की हैं, फाइनर हैं, ब्राइस हैं, ये सभी जो है द्विदलीय के समर्थक थे, द्विदलीय प्रणाली के समर्थक थे। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार जो है प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? तो ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 257 में। ठीक है, 257 के अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार से किया जाएगा कि वह केंद्र की कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करे और केंद्र को इस प्रयोजन हेतु राज्यों को आवश्यक निर्देश देने का अधिकार होगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो ये पुनर्जागरण। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म जो है पुनर्जागरण की घटना से माना जाता है। राष्ट्रवाद एक जटिल बहुआयामी अवधारणा है जिसमें जो है अपने राष्ट्र से एक साझी सांप्रदायिक पहचान समावेशित करता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में यथा अंतर्विष्ट मूल कर्तव्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो क्या उन्हें रिट अधिकारिता के माध्यम से प्रविष्टि किया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत है। वे संविधान का जब से यह अंगीकृत है वह एक भाग है, तो ऐसा कुछ नहीं है। वे केवल भारत के नागरिकों पर लागू है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो मूल कर्तव्यों के बारे में आपका तीसरा सही हो जाएगा, तो यहाँ पे केवल डी सही हो जाएगा। ठीक है, मूल कर्तव्य केवल भारत के नागरिकों पर लागू होता है। भारत में जिस प्रकार राज्यों के लिए नीति निर्देशक तत्व हैं उसी प्रकार नागरिकों के लिए जो है मौलिक कर्तव्य हैं। दोनों का पालन स्वेच्छा पर निर्भर है, उसके लिए कोई विधिक बाध्यता नहीं है। अतः कहा जाए तो यदि कोई नागरिक मौलिक कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो दंडित नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका केवल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिमंडलात्मक शासन में मंत्रिमंडल का कार्यकाल कितना होता है? मंत्रिमंडल का कार्यकाल कितना होता है? तो अनिश्चित होता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मंत्रिमंडलात्मक शासन में जो है मंत्रिमंडल का कार्यकाल अनिश्चित होता है। मंत्रिपरिषद तभी तक अपने पद पर रहती है जब तक कि उसे संसद का विश्वास प्राप्त हो। उसका अधिकतम कार्यकाल लोकसभा के कार्यकाल तक, जो कि सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, अपने पद पर बनी रहती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, किस विचारधारा से उदारवाद का घनिष्ठ संबंध है? तो उदारवाद का घनिष्ठ संबंध जो है वो व्यक्तिवाद से है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उदारवाद में जो है लोकतंत्र तथा व्यक्तिवादी विचारों का सम्मिश्रण पाया जाता है। जॉन लॉक को जो है उदारवाद का जनक कहा जाता है और मैकनबर्ग के शब्दों में एक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में जो है उदारवाद 2 विभिन्न तत्वों का मिश्रण है। इसमें से एक लोकतंत्र माना था और एक व्यक्तिवाद को माना था। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, सकारात्मक उदारवाद किससे संबंधित है? तो सकारात्मक उदारवाद संबंधित है कल्याणकारी राज्य से। बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सकारात्मक उदारवाद जो है कल्याणकारी राज्य से संबंधित है। सकारात्मक उदारवाद के दर्शन जो हैं ये J.S. मिल, T.H. ग्रीन, लास्की के विचारों से मिलते रहते हैं। ठीक है, और सकारात्मक उदारवाद ने जो है राज्य को एक आवश्यक बुराई न मानकर एक नैतिक तथा कल्याणकारी संस्था के रूप में प्रतिष्ठित किया था। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, एकात्मक सरकार का दोष क्या है? एकात्मक सरकार का दोष तो जनता की उदासीनता। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जनता की उदासीनता हो सकता है,
अत्यधिक केंद्रीकरण हो सकता है, अत्यधिक केंद्रीकरण हो सकता है, केंद्र की स्वेच्छाचारिता का भय हो सकता है, नौकरशाही को प्रोत्साहन मिल सकता है, लोकतंत्र विरोधी हो सकता है। इस सभी एकात्मक सरकार के दोष माने जाते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, एक केंद्रीय शक्ति के द्वारा सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग किया जाना ही एकात्मक शासन है। यह कथन किसका है? तो ये डायसी का है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डायसी का कहना था कि एक केंद्रीय शक्ति के द्वारा सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग किया जाना ही एकात्मक शासन है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, पंचायत समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति संख्या है, कितनी संख्या है उसकी? तो 1/3 संख्या है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पंचायत समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति संख्या 1/3 है और विशेष बैठकों के लिए विशेष बैठकों के लिए जो है 1/2 होता है। ठीक है, पंचायत समिति का अधिवेशन वर्ष में कितनी बार होता है? तो वर्ष में 6 बार होता है इसका अधिवेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, राज्य जो है कानून बनाने वाली संस्था है, इस दृष्टिकोण के समर्थक कौन है? तो बिलोबी और विल्सन दोनों थे। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राज्य कानून बनाने वाली संस्था है, इस दृष्टिकोण के समर्थक बिलोबी व विल्सन दोनों हैं। बिलोबी का कहना था कि राज्य एक ऐसा कानूनी व्यक्ति या स्वरूप है जिसे कानून के निर्माण का अधिकार प्राप्त है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य के आवश्यक तत्व तो नहीं है? तो आप लोग डी धर्म हो जाएगा। ठीक है, धर्म जो है राज्य का आवश्यक तत्व तो नहीं है। राज्य का आवश्यक तत्व तो माना जाता है जनसंख्या, भूमि, सरकार तथा संप्रभुता। ठीक है, तो जिसमें संप्रभुता राज्य का प्रमुख आवश्यक तत्व है, बिना संप्रभुता के राज्य नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ये राज्य का आवश्यक तत्व तो नहीं है। 19वां नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो ये है 5वीं अनुसूची में। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 5वीं अनुसूची में जो है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध किया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और तीसरी अनुसूची क्या बताता है? तीसरी अनुसूची में शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप दिया गया है। ठीक है, और 7वीं अनुसूची में जो है इसमें संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन के बारे में बताया गया है। और 9वीं अनुसूची क्या है? 9वीं अनुसूची में जो है कुछ अधिनियम और विनियमों के विधिमान्यीकरण के उपबंध में बातें कही गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चारों को याद रखिएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 20वां नंबर क्वेश्चन है, संप्रभुता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो बोर्डिन ने किया था, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, संप्रभुता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है फ्रांसीसी विचारक जीन बोर्डिन ने 1576 में, ठीक है, 1576 में अपनी कृति द 6 बुक्स ऑफ द रिपब्लिक में संप्रभुता के सिद्धांत का आधुनिक अर्थ में प्रतिपादन किया था। और मैकियावेली ने उनकी एक पुस्तक थी द प्रिंस से जो है संप्रभुता की धारणा का उल्लेख किया था। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि राज्य नीति निर्देशक तत्व ऐसे हैं जैसे बैंक की सुविधा से भुगतान किया जाने वाला चेक? तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था के.टी. शाह ने। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, के.टी. शाह ने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार जो है अदा किया जाता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संप्रभुता राज्य का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी इच्छा के अलावा किसी दूसरी इच्छा या बाहरी शक्ति के आदेश से बंधे नहीं है। संप्रभुता की यह परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषा दिया था जेलिनेक ने, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, संप्रभुता की ये परिभाषा दिया था जेलिनेक ने, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित विधा है, यह कथन किसका है? तो ये कथन था लीकॉक का। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित है, लीकॉक ने कहा था। 24 नंबर क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण के समर्थक कौन हैं? तो सीले और गार्नर दोनों जो है परंपरागत दृष्टिकोण के समर्थक थे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण के समर्थक सीले, गार्नर और लास्की भी यहाँ पे है, याद रखिएगा लास्की भी था। ठीक है,
तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और जो ये जो स्टर्न था, स्टर्न जो था ये आधुनिक दृष्टिकोण का समर्थक था, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। स्टर्न आधुनिक युग का समर्थक था। इसमें स्टर्न के साथ साथ था रॉबर्ट डहल, कैटलीन, मैक्स वेबर, ये सभी जो है आधुनिक दृष्टिकोण के समर्थक थे। और सीले गार्नर लास्की हो गए, ये सभी जो हैं किसके थे, तो ये परंपरागत दृष्टिकोण के थे। तो दोनों को याद रखिएगा यहाँ पे, ठीक है, दोनों ही महत्वपूर्ण है, पूछे जाते हैं प्रश्न में। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसके अनुसार राज्य एक संगठित इकाई के रूप में मानव जाति का एक विशिष्ट भाग है। तो ये है बर्गस के अनुसार, ठीक है, बर्गस ने कहा था कि राज्य एक संगठित इकाई के रूप में मानव जाति का विशिष्ट भाग है। 26 नंबर है, प्लेटो ने अपनी पुस्तक दिलाज में आदर्श राज्य के लिए कितनी जनसंख्या निर्धारित की थी। तो 5040, ठीक है, भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्लेटो ने अपनी कृति दिलाज में आदर्श राज्य के लिए जो है 5040 जनसंख्या निर्धारित की थी। और जबकि रूसो कितना किया था, तो रूसो ने जो है 10,000 किया था, ठीक है, दोनों को याद रखिएगा। रूसो 10,000 किया था और प्लेटो जो है 5040, तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसने प्राकृतिक अवस्था के मनुष्य को आदर्श बर्बर की संज्ञा दी है। तो ये दिया था रूसो ने, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रूसो जो है प्राकृतिक अवस्था के व्यक्ति को जो है आदर्श बर्बर की संज्ञा देता है। और रूसो के अनुसार जो है प्राकृतिक अवस्था आदर्श अवस्था थी जिसमें मनुष्य शांति एवं संतोषपूर्ण जीवन व्यतीत करता था, उसने बताया था। तो सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में निवारक निरोध की चर्चा की गई है। निवारक निरोध की चर्चा किस में किया गया है, तो ये अनुच्छेद 22 में किया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 22 जो है खंड 4 में जो है निवारक निरोध की चर्चा की गई है। निवारक निरोध का क्या तात्पर्य होता है कि किसी प्रकार का अपराध किए जाने से पूर्व और बिना किसी प्रकार की न्यायिक प्रक्रिया के ही नज़रबंदी, ठीक है, वही क्या कहलाता है, निवारक निरोध कहलाता है। निवारक निरोध का उद्देश्य है व्यक्ति को अपराध करने से रोकना है, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 22 में इसका वर्णन मिलता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अनुच्छेद 20 में क्या कहा गया है, तो अनुच्छेद 20 है जो है वो अपराध की दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण है, ठीक है। और अनुच्छेद 21 में क्या है, अनुच्छेद 21 में जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा की बात इसमें कही गई है। और 23 क्या है, तो 23 में शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन मिलता है, ठीक है। तो ये सभी याद रखिएगा, 20, 21, 22, 23, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यवस्था की गई है। तो अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यवस्था की गई है किस अनुच्छेद में, तो ये है आपका 330 में, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए जो है 330 तथा 332 के तहत जो है क्रमशः 330 के तहत लोकसभा में है, ठीक है, और 332 के तहत ये राज्यसभा में, राज्य विधानसभाओं में है, ठीक है, राज्य विधानसभा में। तो ये दोनों को याद रखिएगा, 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यवस्था की गई है और 332 के तहत जो है राज्य विधानसभा में जो है अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पे दोनों को याद रखिएगा और प्रश्न के अनुसार आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 30वां नंबर क्वेश्चन है, निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है। तो निर्वाचन आयुक्त जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर जो है राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है, तो वो सर्वोच्च न्यायालय है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मौलिक अधिकारों का संरक्षक उच्चतम न्यायालय है और मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए जो है उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी करता है, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, प्रतिषेध है, उत्प्रेषण है, अधिकार परीक्षा है, ठीक है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
32 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक टॉमस हॉब्स है, जिनकी प्रमुख रचना लेवियाथन है, वह किस वर्ष प्रकाशित हुई है? तो ये बताना है आपको। तो ये प्रकाशित हुई थी 1651 ईस्वी में। ठीक है, बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, हॉब्स की और बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जिसमें एलिमेंट्स ऑफ लॉ था, डी सिवे था, डी कारपोरे था, डी होमाइन था। ठीक है, तो एक ट्रिक याद कर लीजिएगा, जिसमें डी आगे लगा होगा वो आपका टॉमस हॉब्स से संबंधित होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजनीति का संबंध समाज में मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है डेविड स्टर्न का। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राजनीति का संबंध जो है समाज में मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है, डेविड स्टर्न ने बताया था, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यह किसने कहा है कि जहाँ राजनीति है वहाँ कोई न कोई विवाद अवश्य रहता है, और जहाँ कोई न कोई समस्या होती है वहाँ राजनीति अवश्य होती है? तो ये किसने कहा था? तो ये एलन बॉल ने कहा था, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्य विधान परिषद में न्यूनतम सदस्य संख्या हो सकती है? न्यूनतम पूछ रहा है, तो न्यूनतम 40 हो सकती है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, राज्य विधान परिषद में जो है कम से कम 40 तथा अधिक से अधिक उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्यता के लिए के 1/3 सदस्य होने चाहिए। ठीक है, तो अधिक से अधिक जो होता है वो राज्य की विधानसभा की कुल सदस्यता के 1/3 सदस्य होने चाहिए, ये अधिक से अधिक, और कम से कम 40। ठीक है, तो दोनों को याद रखिएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या प्रस्तावना से सुस्पष्ट उभरता है? तो संविधान कब अधिनियमित हुआ, ये भी दिया गया है संविधान की प्रस्तावना में। ठीक है, ईतर द्वारा आप लोग पढ़े होंगे, और जिन आदर्शों को प्रेरित करना था वो भी मिल जाता है। ठीक है, शासन के प्रकार में बारे में भी है। ठीक है, और आपका प्राधिकार का स्रोत भी है। ठीक है, तो प्रस्तावना में जो है सुस्पष्ट रूप से ये चारों बातें मिल जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लिखा गया है ना भारतीय संविधान की उद्देशिका में कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक गणराज्य है। ठीक है, तो प्रस्तावना में समाजवादी और जो पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था, ये 42वें संविधान सभा में संशोधन में जो है जोड़ा गया था। तो इसमें जो है सभी आ जाते हैं, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अपने संविधान की उद्देशिका के अनुसार भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रात्मक गणराज्य है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग पहला ही क्वेश्चन इससे पहले पढ़े हैं, तो उसके उद्देशिका में लिखा गया है भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष एक एवं लोकतांत्रिक गणराज्य है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये जो समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है, ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है इसको जोड़ा गया था, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें आपको मिलान करना है 38 में। तो मसविदा समिति का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है, मसौदा समिति भी कहा जाता है, तो ए में आपका 4 हो जाएगा। और मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक अधिकारों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, बी में आपका 1 सही हो जाएगा। संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, सी में आपका 2 हो जाएगा। कार्यकारी समिति का अध्यक्ष कौन था? तो कन्हैया लाल मुंशी थे। ठीक है, तो डी में आपका 3 हो जाएगा, डी में 3 हो जाएगा। तो 4 1 2 3 किस में है? तो 4 1 2 3 यहाँ पे है। ठीक है, डी नंबर कूट आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संघ शासनों में से किनमें जो है अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित हैं? तो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, भारत के
संविधान में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो केंद्र में निहित हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य है जिसमें संघीय विशेषताएं नाममात्र की हैं। भारत का संविधान संघीय कम है और एकात्मक अधिक है। यह कथन किसका है? तो ये है केसी व्हीयर का। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। केसी व्हीयर का कहना था कि भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य है जिसमें संघीय विशेषताएं नाम मात्र की हैं। भारत का संविधान संघीय कम है, एकात्मक अधिक है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। वह है, तो 14 से लेकर के जो है 18 तक समानता का अधिकार आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रजातंत्र केवल सरकार का ही रूप नहीं वरन राज्य और समाज का रूप अथवा इन तीनों का मिश्रण भी है। यह किसका मत है? तो ये है गिडिंग्स का। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। गिडिंग्स ने कहा था कि प्रजातंत्र केवल सरकार का ही रूप नहीं है बल्कि राज्य और समाज का रूप अथवा कहें तो इन तीनों का रूप है, रूपों का जो है मिश्रण है। तो ये परिभाषा दिया था गिडिंग्स ने। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक लिखी थी? तो ये लिखा था आपका मेरियम ने। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मेरियम, चार्ल्स मेरियम ने जो है 1925 की में यह जो है किताब लिखी थी और इसे जो है राजनीति व्यवहारवादी आंदोलन के शुरुआती योगदानों में से एक माना जाता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अस्पष्ट होने से गलत होना अच्छा है। यह धारणा निम्नलिखित में से किसकी है? तो ये है व्यवहारवादियों की। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। व्यवहारवादियों का नारा था कि अस्पष्ट होना जितना बुरा था गलत होना उतना बुरा नहीं है। ठीक है, जबकि उत्तर व्यवहारवादी थे इनका नारा था अप्रासंगिक सुनिश्चितता से स्पष्ट होना कम बुरा था। ठीक है, अप्रासंगिक सुनिश्चितता से स्पष्ट होना कम बुरा था। ये उत्तर व्यवहारवादियों का नारा था और व्यवहारवादियों का नारा था अस्पष्ट होने से गलत होना अच्छा है। तो दोनों को आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक द मॉडर्न स्टेट किसकी रचना है? तो ये रचना है मैकाइवर की। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द मॉडर्न स्टेट मैकाइवर की रचना है। मैकाइवर एक बहुलवादी विचारक था। राजनीति कौन कब कैसे पुस्तक के लेखक जो था ये लासवेल था, इसको भी याद रखिएगा। इसकी पुस्तक का नाम था राजनीति कौन कब कैसे। ये महत्वपूर्ण पुस्तक है, पूछा भी गया है। इस पुस्तक के लेखक लासवेल था। अगला क्वेश्चन है, जॉन लॉक ने व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार बताए थे। तो जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार, तीनों अधिकार बताया था। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, प्लेटो की साम्यवादी व्यवस्था किसके लिए है? तो ये केवल संरक्षण वर्गों के लिए है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्लेटो के साम्यवाद की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसके द्वारा साम्यवादी व्यवस्था को अपनाने का सुझाव जो है राज्य की समस्त जनता के लिए नहीं वरन केवल संरक्षक वर्ग, जिसको सैनिक व शासक वर्ग कहा जाता है, उसके लिए ही दिया गया है और उसके साम्यवाद का उद्देश्य था राजनीतिक। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति जो है राज्यपाल द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, प्लेटो का न्याय आधारित है। तो प्लेटो का न्याय किस पे आधारित है? तो असमानता पर। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्लेटो कहता है कि न्याय मानव आत्मा की उचित अवस्था और मानवीय स्वभाव की प्राकृतिक मांग है। ठीक है, और उसकी न्याय जो थी वो असमानता पर आधारित थी।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के अनुसार न्याय का भय शिशु है और निर्बलों की आवश्यकता है? तो ये यथार्थवादी सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। न्याय का यथार्थवादी सिद्धांत जिसके प्रवर्तक किसको माना जाता है? तो ये ग्लूकॉन को माना जाता है, ठीक है, ग्लूकॉन। और ग्लूकॉन ने कहा था कि न्याय का भय शिशु है और निर्बलों की आवश्यकता है, ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य के अनुसार कितने राज्यों का समूह राज्यमंडल कहलाता है? तो 12 राज्यों का समूह जो है वो क्या कहलाता है? राज्यमंडल कहलाता है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति आत्मा से संपन्न है परंतु राज्य आत्महीन यंत्र है, यह कथन किसका है? तो ये महात्मा गांधी का है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गांधी जी का मानना है कि वर्तमान राज्य प्राचीन और मध्यकालीन राज्यों की तुलना में अधिक शक्तिशाली है क्योंकि इनकी शक्ति अत्यंत संगठित और केंद्रीकृत हो गई है, इससे इनका दुरुपयोग बढ़ गया है, अतः राज्य की शक्ति व्यक्ति के विकास में बाधक हो गई है। और गांधी जी ने कहा था कि व्यक्ति आत्मा से संपन्न है परंतु राज्य आत्महीन यंत्र है, ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य एक यंत्र है जो एक वर्ग को पराधीन और आज्ञाकारी बनाने के लिए निर्मित किया गया है। इस यंत्र के कई रूप हो सकते हैं, राजतंत्र या लोकतांत्रिक गणतंत्र आदि, परंतु प्रकृति में ये सभी एक समान है। यह कथन किसका है? तो ये है लेनिन का, ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। लेनिन की एक पुस्तक थी द स्टेट एंड रिवॉल्यूशन, ठीक है, द स्टेट एंड रिवॉल्यूशन में उन्होंने बताया था राज्य को एक वर्ग का उपकरण माना है और जिसका उद्देश्य जो है दूसरे वर्ग पर अत्याचार करना है, ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 54 नंबर है, बहुलवादी राज्य को महत्व नहीं देते, संप्रभुता के सिद्धांत का विरोध करते हैं तथा सामाजिक नियंत्रण में अन्य समुदायों के लिए एक बड़ी भूमिका की मांग करते हैं, यह कथन किसका है? तो ये कथन था गैटिल का, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संप्रभुता की एक एकत्वपरक अवधारणा किस प्रधानता को स्वीकार करती है? तो ये स्थापित विधि की प्रधानता को स्वीकार करती है, ठीक है, संप्रभुता की जो एकत्वपरक अवधारणा है स्थापित विधि की प्रधानता स्वीकार करती है। और इस अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? तो इस अवधारणा के प्रतिपादक थे जो जॉन ऑस्टिन, ठीक है, जॉन ऑस्टिन जो है एकत्वपरक अवधारणा के जो है प्रतिपादक थे, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस ऑस्टिन की रचना थी, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 2 सूची दिया गया है, इसको मिलान करना है। एक तरफ पुस्तकें हैं और उससे संबंधित लेखक आपको बताना है। तो ऑन लिबर्टी किसकी पुस्तक थी? तो ऑन लिबर्टी था J.S. मिल का, ठीक है, तो ए में आपका 4 हो जाएगा। और लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, ये किसका था? तो ये T.H. ग्रीन का था, ठीक है, आपका बी में 2 सही हो जाएगा। द आइडिया ऑफ जस्टिस, ये किसकी पुस्तक थी? तो द आइडिया ऑफ जस्टिस पुस्तक थी अमर्त्य सेन की, ठीक है, तो सी में 1 हो जाएगा। और एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, ये किसका था? तो ये रॉबर्ट नाइजिक का था, ठीक है, तो डी में आपका 3 हो जाएगा। तो 4, 2, 1, 3 किस में है? तो 4, 2, 1, 3 आपका डी में है, तो डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो ये है भाग 20 में, ठीक है, संविधान के भाग 20 के अंतर्गत जो है अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। भाग 21 में क्या बताया गया है? तो भाग 21 में जो है कुछ अस्थायी उपबंध किए गए हैं, ठीक है, कुछ अस्थायी उपबंध किए गए हैं। भाग 3 क्या है? तो मूल अधिकारों से संबंधित है। भाग 4 क्या है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है।
तो यहाँ पे प्रश्न के अनुसार सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है। तो न्यायिक सक्रियता किससे संबंधित है? तो ये जनहित याचिका से संबंधित है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में न्यायिक सक्रियता जनहित याचिका से संबंधित है और भारत में 1980 ईस्वी के दशक के बाद जो है सर्वोच्च न्यायालय की पहल पर जनहित याचिकाओं की शुरुआत की हुई थी। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। ठीक है, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है। तो क्या कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है? अध्यक्षात्मक में कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, तो बिल्कुल गलत है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है, ये भी गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। यानी क्या पूछा है? विशेषता है, तो यहाँ पे तीनों आपका सही हो जाएगा इस प्रश्न के अनुसार। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता में कार्यकारिणी का प्रमुख जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद की चयन स्वयं करता है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं? तो ये है भाग 11 में। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 11 अध्याय 1 में। ठीक है, केंद्र राज्य विधायी संबंध अनुच्छेद जो है 245 से लेकर के जो है 255 के माध्यम से निरूपित किए गए हैं और साथ ही जो है विभिन्न विधायी विषयों को संविधान की 7वीं अनुसूची के तीन सूचियों, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने श्रम के फल का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो ये प्रतिपादित किया था लॉक ने, जॉन लॉक ने। ठीक है, लॉक ने जो है श्रम के फल का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। प्रत्येक मनुष्य का श्रम अपना है और इसलिए जिस वस्तु के साथ वह इसको मिलता है वह उसकी हो जाएगी, ऐसा उन्होंने बताया था इस सिद्धांत में। तो यहाँ पे भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुलवादी लोकतंत्र को किसने बहुतंत्र कहा है? तो ये कहा था रॉबर्ट डहल ने, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रॉबर्ट डहल ने जो है बहुलवादी लोकतंत्र को बहुतंत्र की संज्ञा दी थी। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।